हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन की आज की इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, हमारा जो 5वां लेसन चल रहा था उसके अंदर कल हमने देखा था कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या उत्पाद बनाते हैं, और इसके बाद में हमने प्रयोग द्वारा सिद्ध भी किया था। हमने एक परख नली के अंदर कुछ 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल और उसके साथ दानेदार जिंक के टुकड़े डाले थे, तब एक गैस उत्पन्न हुई थी। उसे साबुन के विलयन से हमने प्रवाहित करवाया था। तब वो साबुन के विलयन से जो गैस प्रवाहित हुई थी उससे पास में मोमबत्ती ले गए तो उससे गैस का फटफट की ध्वनि के साथ दहन हुआ था। तो इससे हमने ये सीखा था कि यार हाइड्रोजन गैस ही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जो दहन होता है वो फटफट की ध्वनि के साथ होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था कि अम्लों की किन किन के साथ क्रिया करवाने पर कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। हमने अम्ल की धातु के साथ तो क्रिया करवा दी। आज का हमारा टॉपिक होगा अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। क्या क्या पढ़ेंगे हम? एक तो हम पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट, राइट। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षार की अभिक्रिया। तो इनमें से एक अभिक्रिया लगभग एग्जाम में पूछी जाती है, और आपको पता है ये जो चैप्टर है ये आपके 9 नंबर का हो गया। अब राजस्थान बोर्ड ने जो सिलेबस से अभी सेट किया है ना वापस नया सिलेबस, इसमें ये 5वां चैप्टर जो पहले 4 नंबर का हुआ करता था अब 4 से डबल से भी ज़्यादा यानी 9 नंबर का कर दिया है। तो फाइनली 100% इन अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया आ सकती है। या तो ऐसा पूछा जा सकता है धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर क्या उत्पाद बनते हैं, समीकरण बताइए। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धात्विक ऑक्साइड, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन स्टार है। आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है? क्या होता है जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है, अम्ल के साथ क्रिया करता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा है क्या होता है जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है। धातु कार्बोनेट का मतलब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, जैसे एल्यूमिनियम कार्बोनेट, जैसे बेरियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? धातु कार्बोनेट है। जैसे अभी मैंने बोला कौन कौन से धातु कार्बोनेटों के बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे हमारा सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ठीक है। जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जैसे हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट है या पोटेशियम कार्बोनेट है K2CO3। ये सारे के सारे देखो आगे कार्बोनेट आ रहे हैं ना, ये सारे आगे धातु आ रहे हैं। धातु मतलब इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति रखने वाला। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये त्याग करके अक्रिय तत्वों के समान बनते हैं। तो इन सब की हमारे साथ में किसकी अभिक्रिया करवानी है? अम्ल की अभिक्रिया करवानी है। तो प्यारे बच्चों, आप अलग अलग अम्लों की इनके साथ अभिक्रिया करवा सकते हो। जैसे मैं सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ क्रिया करवाता हूँ।
HCl क्या है भाई, आपको पता है प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। प्रबल अम्ल यानी ये जलीय विलयन के अंदर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस देता है। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी ये यहाँ पे आपका कौन सा है, ये आपका है धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। और मित्रों धातु कार्बोनेट होता है ना, वो जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या क्या विशेष बनाता है, एक तो बनाता है ये लवण, और एक क्या बनाता है ये जल। लवण और क्या बनाता है ये जल बनाता है। देखो कैसे कैसे बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण क्या बनेगा, यहाँ से सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन, ये सोडियम धनायन है, क्लोरीन ऋणायन है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा बच्चों, ये दोनों मिलकर के बनाएगा आपका NaCl, ठीक है। प्लस आपका जल, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन टूट करके क्या बनाएगा, जल बनाएगा। और प्लस एक रह गया था ऊपर, 3 उत्पाद बनाते हैं ये, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, ठीक है ना। तो प्लस क्या बनाएगा यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा CO2। तो आप बताओ क्वेश्चन हमारा है क्या होता है जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, अभी पूछे जाएंगे, आपको करने पड़ेंगे। तो धातु कार्बोनेट सूत्र आपको याद रखना है, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब आपको इस समीकरण को संतुलित करना है, तो संतुलित करने का तरीका बताया हुआ है। अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस अभिक्रिया के अंदर दोनों साइड का वजन बराबर होना चाहिए। यहाँ पे Na2 2 सोडियम है, यहाँ पे अकेला सोडियम है, तो ये सोडियम कितना हो गया 2। संतुलित करना अगर सीखना है तो छठे चैप्टर का लगभग 2 महीने पहले की आपको वीडियो देखने पड़ेंगे। वो वीडियो देखोगे आप तो टोटल की टोटल समीकरण आप संतुलित आसानी से आराम से कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सोडियम 2 हो गया हमारा, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, जबकि यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया। देखो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2, यहाँ पे 1 है, तो ये मैंने आगे 2 लगा दिया, क्लोरीन भी हमारे 2 हो गए। अब हम हाइड्रोजन की चर्चा करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन 1 और 2 कितने हो गए 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और कार्बन दोनों तरफ 1 है। इस प्रकार ये समीकरण बिल्कुल पूर्णतया संतुलित है, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। मान लीजिए मैं एक कैल्शियम कार्बोनेट के साथ H2SO4 की अभिक्रिया करवाता हूँ, अम्लों के राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। तो इसकी अगर मैं अभिक्रिया कराऊँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे धनायन कैल्शियम है और यहाँ पे ऋणायन सल्फेट है। कैल्शियम Ca2+ के रूप में है और SO4 2- के रूप में, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था इनकी संयोजकता वगैरह। तो कैल्शियम सल्फेट के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, CaSO4 बनाएगा। हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बन गया है। प्लस में क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा। देखो H2 निकलेगा और एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, जल बनाएगा, क्योंकि सूत्र में यहाँ पे लिखा हुआ है जल। और प्लस बचा क्या, एक ऑक्सीजन निकलने के बाद में सिर्फ CO2 बचा है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों इस प्रकार आपका लवण जल और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि धातु कार्बोनेट है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इस अभिक्रिया को आप स्वयं कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा अम्ल ले लेते हैं, हम एसिटिक अम्ल ले लेते हैं CH3COOH। आपको पता है हर अभिक्रिया के अंदर एक जो धन प्लस वाला होता है वो माइनस के साथ जुड़ता है। इसमें प्लस वाला हाइड्रोजन है, माइनस वाला हाइड्रोजन ये है CH3COO और यहाँ पे प्लस वाला है पोटेशियम, यानी ये क्या बनाएगा, पोटेशियम एसीटेट बनाएगा CH3COO। इतना लिख दिया आपने। इस हाइड्रोजन की जगह पे आपको क्या लिखना है, पोटेशियम लिखना है। प्लस क्या बनना है, जल बनना है एक तो, और एक आपको क्या बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी है। ये लो समीकरण को संतुलित कर देना। तो कुल मिलाकर के आपके मोटा मोटी तौर पर दिमाग में ये सेट करना है, ऊपर वाला सूत्र ध्यान में रखना है कि यार अम्ल होता है वो कोई भी अगर धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो एक तो बनाता है लवण, एक बनाता है आपका जल और एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सबसे पहले हमने यही बताया था कि सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने से क्या उत्पाद बनता है। अब आपको पता चल गया कि लवण बनता है, जल बनता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट का जो होगा वो होगा हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में मतलब एक तो धातु होगा जैसे Na,
एक हाइड्रोजन होगा और एक कार्बोनेट होगा, जैसे NaHCO3। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला हमारा है, क्वेश्चन है क्या होता है, क्या होता है, एक नंबर के क्वेश्चन है ये, जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ क्रिया करता है, अम्लों के साथ क्रिया करता है। प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है, वही सेम है। धातु कार्बोनेट अगर अम्ल के साथ क्रिया करके, आपने यहाँ पे क्या देखा, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके लवण जल और CO2 बनाता है, सेम यही कंडीशन है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और आपका CO2 बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सूत्र, क्या होता है इसका सूत्र, क्या होगा हमारा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है, अगर हम इसकी अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो फाइनली एक तो आपका बनेगा सॉल्ट, एक बनेगा आपका वाटर एंड एक गैस बनेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे मेरे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्यारे बच्चों, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बहुत सारा अध्ययन करोगे आगे आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण भी करोगे। ये दुर्बल क्षार होता है, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, केक आदि के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटीएसिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बड़ी कमाल की चीज़ है और इस कमाल की चीज़ का धमाल हम अगले कुछ दिनों के अंदर उड़ाने वाले हैं, ठीक है। याद रखना प्यारे बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। प्यारे बच्चों, सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अगर क्रिया करवाते हैं, जैसे अम्ल हमारा कौन सा है, HCl, तो फाइनली एक तो लवण बनना है, एक जल बनना है, एक CO2। ये सूत्र अगर याद है तो आप जल तो डायरेक्ट लिख लो, जल का H2O सूत्र होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। बचा क्या क्या, हाइड्रोजन निकल गया आपका, CO2 वाला पोर्शन निकल गया आपका, बचा एक तो Na बचा है, एक बचा आपका Cl। तो यहाँ पे लवण कौन सा बनेगा, NaCl। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है इसके। और मैंने सभी अभिक्रिया मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, पूरी सिखाई थी यार कैसे बनती है ये। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मैंने बताया था कौन सा प्लस है, इसके अंदर कौन सा माइनस है, प्लस माइनस कैसे अभिक्रिया की जाती है, ये बार बार हर बार नहीं बताया जाता है। ये पहले वीडियो इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में 2 दिनों तक मैंने यही बताया था आपको। तो सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि यार धातु बाइकार्बोनेट अगर अम्ल के साथ क्रिया करता है तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन होने पर आपके पास में जो उत्पाद मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, वो प्रोडक्ट आपके सामने हैं, ठीक है बच्चों। और कोई देख सकते हो, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आप एग्जाम्पल निकाल करके स्वयं करो, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का स्वयं करो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल के साथ में आपको स्वयं को अभिक्रिया करनी है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी है आपको स्वयं को, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट KHCO3, इसकी आपको H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवानी है। ये आपका होमवर्क हो गया, मैं चेक करूँगा आपके होमवर्क को, ठीक है। तो इन अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर उत्पाद तो फाइनली लवण बनेगा, जो आपको पता ही चल गया, CaCl2 बन जाएगा, जल बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन काफ़ी मोस्ट है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया करवा दी, हमने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ क्रिया करवा दी। अब हम अभिक्रिया करवाएंगे धात्विक ऑक्साइड की। इससे पहले आपको नोट लगा करके लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बिल्कुल एसिड होता है, एबेश होता है। जितने भी आपके धात्विक ऑक्साइड है उन सभी की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है बच्चों। तो नोट लगा के लिखना है, सभी धात्विक ऑक्साइड, सभी धात्विक ऑक्साइड
क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये नोट लगा के लिखना है, होते हैं। प्यारे बच्चों, देखो आजकल तो टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है। हमारे दादा परदादा सरदादा के टाइम क्या हुआ करता था, उस समय भी हमारे दादा लोगों को ये पता था। कैसे? जब कोई मधुमक्खी खा लेती थी या कोई बिच्छू वगैरह कोई डंक लगा देता था, तो मधुमक्खी आपको पता है खाइए तो फाइनली हमारी त्वचा के अंदर एसिड छोड़ा है उसने, मधुमक्खी ने, ठीक है, फार्मिक एसिड छोड़ा है, जिसके कारण जलन और दर्द भयंकर होता था। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग, आज भी पूछ लेना आप अपनी दादी जी को, हम भी पूछते हैं हमारी दादी जी से, जब मधुमक्खी डंक लगाती थी तो दादी जी सबसे पहले एक लोहे का जंग लगा हुआ या फिर नॉर्मल सामान्य लोहे का टुकड़ा ला करके उस चोट के ऊपर ऐसे घिसा करती थी ऐसे, और कुछ समय बाद में आराम भी आता था। कितना शानदार लॉजिक था। जैसे ही चिंटी खाई, चिंटी ने डंक लगाया, चिंटी ने फाइनली हमारी त्वचा के अंदर एसिड छोड़ा है, फार्मिक एसिड, जिसके कारण हमें दर्द और जलन का भयंकर अनुभव हो रहा है। इस दर्द को दूर करने के लिए हमारी दादी जी, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या करते थे, लोहे का टुकड़ा ला करके उसके ऊपर रगड़ते थे और आराम भी आता था। इसका मतलब बिल्कुल बेजे से अपन सोचो कि यार दर्द किस कारण हुआ था, अम्ल के कारण हुआ था। अम्ल को उदासीन कौन करता है बच्चों? क्षार करता है। तो लोहे के ऊपर अगर ऑक्साइड जमा हुआ हो तो वो आयरन ऑक्साइड होता है, और आयरन धातु है तो वो बताइए धात्विक ऑक्साइड होता है कि नहीं होता है? और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कौन सी होती है बच्चों? क्षारीय होती है, और उस अम्ल को वो क्षार क्या करता है? उदासीन करता है। वैसे ही अगर मान लीजिए बिच्छू काट लेता है किसी को, तो उस जगह पे घर वाले मीठा सोडा लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, या फिर मधुमक्खी काट लेते हैं तो साबुन लगाते हैं या मीठा सोडा लगाते हैं। घर वाले पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी देखो कितना टैलेंट हमारे ऋषि मुनियों ने उनको दिया है। कैसे? आपको पता है यार, साबुन होती है वो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनती है। अब साबुन की प्रकृति क्षारीय है, स्पष्ट देखो, चिकना है छूने में बिल्कुल। अब हमें बिच्छू ने काटा है या फिर हमें किसी जैसे मधुमक्खी ने काटा है, तो फाइनली हमारी त्वचा के अंदर एसिड को छोड़ा है, यानी अम्ल को छोड़ा है। और अम्ल को मारने वाला, नष्ट करने वाला इंसान कौन सा है, प्राणी कौन सा है? वो है क्षार। क्षार कोई इंसान का नाम नहीं है, ऐसे मत समझ लेना आप कि यार वो इंसान क्षारी है, काट जाएगा कहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या सिस्टम होता है, त्वचा के अंदर अगर अम्ल हमारी त्वचा के अंदर गया तो भयंकर दर्द हो रहा है। अब साबुन लगाएंगे, साबुन की प्रकृति कौन सी है? क्षारीय, फाइनली उस अम्ल के प्रभाव को नष्ट करेगा। हम लोहे का टुकड़ा इस पर घसीटेंगे, फाइनली वो धात्विक ऑक्साइड इसके प्रभाव को कम करेगा। सोडा लगाएगा, मीठा सोडा, फाइनली क्षारीय प्रकृति का है, अम्ल के प्रभाव को नष्ट करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम हमारे बुजुर्गों से सीखे हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक जो रीजन होता है वो रीजन अभी आया है, ठीक है बच्चों। सभी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये नोट लगाना है। चाहे आप कैल्शियम ऑक्साइड की बात करो, चाहे आप सोडियम ऑक्साइड की बात करो, चाहे आप कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात करो, ये सारे के सारे जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड है उसका सभी का नेचर कौन सा है? बेस होता है, क्षारीय होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला नोट हमें लगाना है 2000 का नोट लगाते चलना, ज़्यादा का ही लगाए, अगर लगाना ही है तो कम का क्यों लगाएं। अगला नोट हमारा ये है कि सभी ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बिल्कुल एसिड होता है। जैसे आपने सुना है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है? जब यहाँ पे हम लोग, हमारे जैसे प्राणी, स्वार्थी प्राणी, ज़्यादा पेड़ पौधे काटेंगे। जाना है जयपुर एक परिवार के 10 सदस्यों को, वो 10 गाड़ी, वो एक बस के अंदर जा सकते थे, एक वैन के अंदर जा सकते थे, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए हम 10 गाड़ी लेकर जाएंगे। 10 गाड़ी से 10 बार धुआं निकलेगा, और उस धुएं से क्या पता आपको, वातावरण के अंदर प्रदूषण फैल जाएगा। आपको पता है कोयले का दहन करते हैं तो कोयले के अंदर आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। कोयले के अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है? नाइट्रोजन और सल्फर की। जब हम कोयले का क्या करते हैं, दहन करते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो जलाने में प्यारे बच्चों कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? जलाने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन जब नाइट्रोजन से मिलता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। मित्रों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन अधातु है तो ये फाइनली अधात्विक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। सल्फर अधातु है तो ये फाइनली अधात्विक ऑक्साइड है।
अब अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कौन सी होती है बच्चों? अम्लीय होती है। ये गैसें जाकर के किससे टकराएगी? बादलों से। बादलों में जो पानी होगा उस पानी का जो पीएच मान संतुलित था, लगभग आशुद्ध जल 7 के आसपास था, लेकिन जैसे इन गैसों की एंट्री होती है तो उसका पीएच डाउन हो जाता है, उस पानी का जो मात्रा, अम्लीय मात्रा उसमें बढ़ जाती है, और वो अम्लीय बरसात जब पृथ्वी पर होती है तो जलीय जीव जंतु नष्ट होने लग जाते हैं। हमारी त्वचा के ऊपर गिरता है तो त्वचा संबंधित विकार उत्पन्न होने लग जाता है, मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है, धरती की उर्वर क्षमता में कमी आ जाती है। इस प्रकार की वर्षा को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका कारण भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं अधात्विक ऑक्साइड से है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट, सभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, सभी अधात्विक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं बच्चों? सभी अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है मित्रों, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कैसे? ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिड है इसका नेचर। ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है आपका, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारे अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कौन सी है? अम्लीय होती है। तो सभी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होती है। अब ध्यान देना, अगर ये सारे क्षार है तो अगर इनकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो फाइनली बताओ, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीन अभिक्रिया यानी लवण और जल बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, आप समझ गए होंगे अम्ल और जब ये जो क्षार यानी ये क्षार है, इनकी अगर हम अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो फाइनली क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। और ये अम्ल है, अगर इनकी क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो भी क्या बनेगा? लवण और जल। अगर रटोगे तो दुख पाओगे, समझोगे, बहुत ही फ्रेश माइंड से आप इनको देखोगे, सीखोगे तो वास्तव में आपको कुछ सीखने के लिए चीज़ें मिलेगी। ठीक है मित्रों, तो देखिए अब फटाफट हम रिएक्शन करवाते हैं इनकी। कैसे करवाते हैं रिएक्शन? ध्यान देना, क्वेश्चन हमारा स्टार है, क्या होता है, या आप लिख लो, टाइम लगेगा मुझे लिखने में। क्या होता है जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करता है? क्या होता है जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करता है? तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे सबसे पहले सूत्र लिख रहा हूँ, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है मित्रों, ये जो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अभी मैंने बताई थी, क्षारीय होती है। ठीक है, यानी इनकी जो प्रकृति होती है, छोटा सा मैं लिख देता हूँ, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। और इनकी जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो आप समझदार विद्वान हो, क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा और हमेशा क्या देता है आपको? एक तो देता है सॉल्ट और एक देता है वाटर। ठीक है, लवण और क्या देता है बच्चों? जल देता है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सोडियम ऑक्साइड है, Na2O। सोडियम ऑक्साइड फाइनली क्षार है, अधात्विक ऑक्साइड है, और इसकी रिएक्शन करवाता हूँ मैं अम्ल के साथ, जैसे HCl के साथ। तो सभी को पता चल गया, एक तो बनना है जल H2O, संतुलित कर लेना इसको। जल H2O यानी यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, बचा क्या आपका? NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, लवण है, संतुलित कर लेना। तो देखो, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर अभी मैंने आपको बताया है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड की जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये आपका क्षार है और ये आपका अम्ल है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जल यानी H2O तो बाहर निकल गया, यहाँ से H2 निकल गया, यहाँ पे और निकल गया, बच्चा Ca और SO4। तो ये क्या बना मित्रों? CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट बना। तो ऐसे बहुत सारी आप अभिक्रिया K2O के साथ कुछ अम्लों की अभिक्रिया करवा के देखना, MgO के साथ करवा के देखना और स्वयं करना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मोटा मोटी तौर पर कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है बच्चों? धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं क्या देता है? जल देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्टार हमारा होगा, धात्विक की अम्ल के साथ करवाइए, तो अब अधात्विक हम किसके साथ करवाएंगे? क्षार के साथ करवाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है,
अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है, क्वेश्चन आप स्वयं लिखो, क्या होता है जब अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया, यहाँ पे लिख देते हैं क्षार। अब मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ, अधात्विक ऑक्साइड कौन सा होता है बच्चों, अम्ल होता है, अम्लीय प्रकृति होती है। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाना है बच्चों, लवण बनाना है और क्या बनाना है, जल बनाना है। जैसे मैं एक अधात्विक ऑक्साइड लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी अभिक्रिया क्षार यानी किसके साथ करवाता हूँ मैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, दुर्बल क्षार है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब मैं अधात्विक ऑक्साइड बोले तो अम्ल, धात्विक, और ये हो गया आपका क्षार। फाइनली आपको पता चल गया लवण और जल बनना है। तो जल का सूत्र तो आपको पता ही है, H2O बनना ही है। अब लवण कौन सा बनेगा, इधर आपको के पास कैल्शियम है, इधर आपके पास CO3 है, एक ऑक्सीजन तो यहाँ से पार गया, एक ऑक्सीजन बचा, तो क्या बना आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कहने का मतलब अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर लवण एवं जल बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट लवण प्राप्त होता है ये दूधिया रंग का प्राप्त होता है, दूधिया रंग का। कौन सा रंग होता है इसका, दूधिया रंग। तो अब आप एक नोट लगा करके एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो NCERT किताब में हुआ करता था, याद आ गया मेरे, आपके RBC में नहीं है। जब दूधिया रंग के कैल्शियम कार्बोनेट, रेड से लिख देता हूँ मैं, जब दूधिया रंग के कैल्शियम कार्बोनेट पर के लवण में जैसे H2O है ना, ये उत्पाद यही बने, इसमें अत्यधिक मात्रा में अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करूं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, दूधिया रंग के कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर CO2 अगर मैं अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित करूं, तो मेरे पास में बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3, ये बनता है मेरे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये मेरे पास में बनता है। ठीक है, तो आइए आप नोट लगा के लिख सकते हो कि क्या होता है जब दूध या कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण, और आपका क्या बनता है बच्चों, जल बनता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया। तो क्वेश्चन आप नोट करो, क्वेश्चन स्टार लिखो, क्या होता है जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन हमारा है क्या होता है जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है, क्या होता है जब क्षार धातु के साथ क्रिया करता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम NCERT में शायद 2014 या फिर 2015 में आया था। क्वेश्चन क्या आया था, क्या होता है, क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक की अभिक्रिया करवाई जाती है। जिंक की अभिक्रिया करवाई जाती है। क्वेश्चन हमारा स्टार है, क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक की अभिक्रिया करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बताइए स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मैं जिंक की अभिक्रिया करवाता हूँ तो फाइनली एक हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है बच्चों, याद रखना, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाला, अब इनको हम सेटिस्फाइड करते हैं तो ये बनता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। इसका नाम है बच्चों सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। तो क्लियर है, सोडियम हाइड्रो क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और बनने वाला साथ का उत्पाद कौन सा प्राप्त होता है, आपका सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपने क्या क्या सीखा, आपने सबसे पहले आपने सीखा है कि यार क्या होता है जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो आपका सिंपल सा सरल सा जवाब हुआ लवण जल एवं CO2 बनाता है।
नेक्स्ट हमारा ऐसा क्वेश्चन था कि क्या होता है जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो फाइनली बनने वाले प्रोडक्ट तो क्या है, वही है लवण जल और CO2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हुआ था कि सभी धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कौन सी होती है, क्षारीय, और सभी अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कौन सी होती है बच्चों, अम्लीय होती है। इसके पश्चात धात्विक ऑक्साइड की हम जब जल के HCl के साथ क्रिया करवाते हैं या फिर अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति तो क्षारीय होती है और ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं बच्चों। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट देखा था कि अधात्विक ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, ये रहा आपका। अधात्विक ऑक्साइड जब किसके साथ क्रिया करता है, अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। ये बनने वाला लवण जो दूधिया होता है, इसमें अत्यधिक मात्रा में जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, और जिंक के साथ जब धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम जिंकेट बनाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जितनी भी हमारी ये जो अभिक्रियाएँ थी, इन अभिक्रियाओं को हमने सरल तरीके से देख लिया। कल हमने बताया था अम्ल की धातु के साथ क्रिया, और आज टोटली अभिक्रिया यहाँ पे समाप्त होती है। अगला हमारा जो वीडियो होगा वो pH स्केल के ऊपर होगा, जो बेहद आकर्षक और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ओके, धन्यवाद।